Very good morning, all of you. Class 10, subject Social Study, Economics, Chapter 14, Economic Concepts and Planning. And this is the last topic of this chapter. We have two topics remaining. First is objectives of economic planning in India, and the another is Niti Aayog. So first is let's start of the first topic, objectives of economic planning. इकोनॉमिक प्लानिंग हम देखेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसके एम क्या है, टारगेट्स क्या हैं, क्यों बनाया जाता है ये इकोनॉमिकल प्लानिंग या बजट जो बनाया जाता है वो क्यों होता है। सो प्लानिंग इन इंडिया वाज अडॉप्टेड एज एन important tool for transformation of the country before independence. Planning was adopted to fulfill the dreams for a good economic future of the country. एक अच्छे से सपने को, अच्छे भविष्य के सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना के चलें। आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो कि अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना के, एक प्लान बना के चलोगे तो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, जो ड्रीम होता है हमारा वो अचीव हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है प्लानिंग करना। देखो इकोनॉमिकली नहीं, हर चीज़ में प्लानिंग होना ज़रूरी है। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। अगर प्लानिंग के बेस पे अगर आप कोई काम करते हो तो डेफिनेटली वो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो इन एवरी 5 ईयर प्लान मैनी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वर फिक्स्ड। देखो 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं इनके अंदर सारे जो एम्स हैं सब कुछ फिक्स्ड होते हैं और जो एफ़र्ट्स उनको बाद में क्या किया जाता है, सिर्फ एफ़र्ट्स किए जाते हैं। देखो टारगेट बना दिया जाता है, एम्स बना दिया जाता है, क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या सारे काम हो जाने चाहिए और कौन कौन से डिपार्टमेंट में होने चाहिए, डेवलपमेंट होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, क्या नया ला सकते हैं, क्या नए इन्वेंशंस कर सकते हैं, न्यू एफ़र्ट्स डाल सकते हैं, ये सारा फिक्स्ड होता है। पूरी प्लानिंग हो जाती है, इसके बाद सिर्फ एफ़र्ट किया जाता है, यानी कि इस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है इन सारे टारगेट्स को बनाने की जो प्लानिंग की हुई है उस पर। सो फर्स्ट इज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं उनको अचीव करना है, जो हमारा टारगेट हमने बनाया था। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी, जो गरीबी है उसको हटाने के लिए कोशिशें करना। टू रिड्यूस द इनइक्वलिटी इन इनकम, जो इनइक्वलिटी आ जाती है इनकम में, अर्निंग में, उसको दूर करना। जैसे वैसे ये पॉसिबल तो नहीं होता है क्योंकि सबका अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशंस, अपने अपने टैलेंट अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबके सोर्सेज अलग होते हैं अर्निंग के और कैटेगरीज़ पे भी डिपेंड करता है। कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब एम्प्लॉय है, तो सबके बेनिफिट अलग अलग होंगे। तो उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनइक्वलिटी जो है, जैसे एम्प्लॉयज़ है, लेबर्स है, तो जो भी सारे लेबर्स है सबको इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ प्लान्स बनाए जाने चाहिए। टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस बाय एंडिंग इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी। देखो इनइक्वलिटी होना इनकम में और पॉवर्टी में अलग अलग है। पॉवर्टी में होता है बिल्कुल ही गरीब होना, जो बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं पुअर, एकदम गरीब, पॉवर्टी जिसमें आ जाता है, जो हट्स वगैरह, झोपड़ी वगैरह बना के रहते हैं। एंड इनइक्वलिटी आ जाता है जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी की सैलरी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, जो ये इनइक्वल आ रहा है, और वर्क सब पे बराबर रहता है और जो भी उनका पोस्ट है वो भी इक्वल रहता है, फिर भी कास्ट या कैटेगरी या जो भी सोशल इनजस्टिस करते हुए उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा है, इनइक्वलिटी एस्टेब्लिश हो रही है, उसको ध्यान में रखना। और ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, to make maximum use of human resources and provide more employment opportunities। जितने भी हमारे पास में सोर्सेज हैं उन सब का अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की। टू अचीव सेल्फ डिपेंडेंस, ऐसा कुछ किया जाए कि लोग सेल्फ डिपेंड हो जाए।
इन ऑल सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में, स्पेशली इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। देखो प्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर अब प्रोडक्टिविटी अपने यहाँ स्टार्ट हो जाती है तो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे, बिज़नेस को हमारे एक्सपेंड करेंगे। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो आईआर हमें हमारे बेस पे हमें अर्निंग होगी, या जो अर्निंग सोर्सेज जो हमारे हो रहे हैं, या जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है जो हमें बाहर से आएगा वो ज़्यादा होगा। तो इससे बेनिफिट किसको होगा? हमको ही होगा। ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स है इन सब पे भी क्या होना चाहिए? इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। देखो हमारे यहाँ पे फार्मिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है, तो इंडस्ट्रीज़ भी यही हो जाना चाहिए, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह पे होना चाहिए। इंडिया में भी है तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सपोज़ जैसे मेज़ होता है, ठीक है, या फिर और भी दूसरे जो भी क्रॉपिंग होती है वो सब यहीं पे ही होती है, पर्टिकुलर एरियाज़ में होती है। जैसे शुगर केन होता है वो औरंगाबाद में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तो उससे रिलेटेड शुगर फैक्ट्रीज़ जो है वो वहीं पे एस्टेब्लिश होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गुजरात में हो रही है और शुगर केन की क्रॉपिंग जो है वो महाराष्ट्र में हो रही है और उसका इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो गुजरात में बैठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। नेक्स्ट इज़ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी। और ज़्यादा ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी जो हमारी चल रही है उसमें क्या होना चाहिए? मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, हमें थोड़ा लिबरल रहना चाहिए, न्यू आइडियाज़ वगैरह एक्सेप्ट करने चाहिए। 7th इज़ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज एंड अचीव कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर। देखो इंडिया में ये चीज़ ज़रूर होती है, सोशल वेलफेयर ज़रूर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की भलाई के काम हैं, जैसे ऑर्फनेज बनाए जाते हैं, ओल्ड एज बनाए जाते हैं, ये सारे जो बनाए जाते हैं आश्रम्स, इन सब में क्या होता है? जो मनी जाती है वो सारी गवर्नमेंट देती है, सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट देती है। क्यों देती है? क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर पे और सोशल के डेवलपमेंट पे उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब डिपेंडेंट होते हैं किस पे? ज़्यादा से ज़्यादा जो हम अपने इंडिया की पब्लिक के लिए कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पे मैटर करता है। To achieve economic stability, because economic development is meaningless without economic stability। देखो एक्सपेंशंस तो हो गया, अब यह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो लाना ज़रूरी है, अचीव करना ज़रूरी है। इकोनॉमिकली वैसे स्टेबिलिटी कभी होती नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, बट ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इकोनॉमिकल लेवल जो है डेफिसिट में नहीं चला जाए, डाउन में नहीं आ जाए। सो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मीनिंगलेस स्टेबिलिटी आ गई, जैसे डाउन में जा रहा है, बिजनेस लॉस में जा रहा है और वहाँ हम लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, दैट इज़ द मीनिंगलेस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट पे और ग्रोइंग रेंज पे जब जाता है तो वैसा स्केल हमें रखना चाहिए। So next is rural development, expansion of social and community services and increase in energy production। सो रूरल डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है। रूरल डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट में भी किसकी बनती है? इस डिपार्टमेंट में। देखो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है पैसा। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में देख लो, सबसे पहली नीड होती है बिजनेस लेवल में, वो होता है इकोनॉमिकली आपका स्टेबल होना, आपका डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी पैसा होना। तो वो सारा डिपेंड करता है। रूरल भी अगर डेवलपमेंट करेंगे, रूरल एरियाज़ होता है, विलेजेस, ब्लॉक एरियाज़ जो होते हैं, जो बैकवर्ड में आ जाते हैं, उनको अगर आगे लाना है तो ज़रूरी वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा इस्टेब्लिशमेंट करना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का लार्ज स्केल पे होना चाहिए, एक सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो ये सारा सब पे किस पे बेस करता है? इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड पे या फिर मनी पे या पैसों पे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल वेलफेयर होते हैं वो पब्लिक के लिए किए जाने चाहिए। नाउ टू एंड रीजनल इनइक्वलिटीज़। अब ये रीजनल इनइक्वलिटीज़ क्या होती है? रूरल एरियाज़
या फिर जो सिटीज़ होती हैं उनके अर्बन एरियाज़ के लिए। तो ये इनइक्वलिटी जो है उसको फिनिश कर दिया जाना चाहिए, स्टॉप कर दिया जाना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, पब्लिक आगे बढ़ सके। Now let's talk about the Niti Aayog. What about the Niti Aayog? The same thing, planning commission in the present time called Niti Aayog. 2015 से इसको नीति आयोग बोला जाने लग गया है और नीति आयोग का मेन पर्पस यही होता है, प्लान करना, बजट प्रिपरेशन करना। सो नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर चेंजिंग इंडिया वॉज formed on 1st January 2015 under a resolution by a central cabinet। किसके अंडर में काम करता है? सेंट्रल कैबिनेट के अंडर में काम करता है। एंड वन अनदर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एट प्रेजेंट द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज़ ऑनरेबल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। देखो, हमेशा इसका चेयरमैन जो भी होगा, कोई भी इसका चेयरमैन बनेगा, वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। प्रेजेंट टाइम में या उस टाइम में जब भी जो भी पर्सन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे होगा, ही विल बी द चेयरमैन, वही क्या होगा? चेयरमैन बनेगा। और वाइस चेयरमैन कौन है? मिस्टर अरविंद पंगाडिया। सो ये जो मिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी हैं हमारे, अभी वो हैं हेड इसके और चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन जो हैं श्री अरविंद हैं। एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज़ श्री अमिताभ कांत और अरविंद पंगाडिया जो है वो इसके वाइस चेयरमैन हैं। ये 3 नेम ध्यान रखना, फर्स्ट चेयरमैन, सेकंड वाइस चेयरमैन एंड थर्ड इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव CEO ऑफिसर। All the state chief ministers and deputy governors of union territories are the members of नीति आयोग। नीति आयोग इज़ द देखो, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं सारे स्टेट के CM, रिमेंबर दिस थिंग, सारे स्टेट्स के CM एंड डेप्यूटी गवर्नर्स, ओनली डेप्यूटी गवर्नर्स, नॉट एक्चुअल गवर्नर्स। एंड यूनियन टेरिटरीज जो होती है, ठीक है, उनके सारे जो मेंबर्स होते हैं, देखो यूनियन टेरिटरीज़ के जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, जो टेम्परेरी गवर्नर्स होते हैं, वो सारे इस नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं। नीति आयोग इज़ प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइस अलॉन्ग विथ मेकिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट एक्ट्स एज थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स रिफॉर्म एजेंडा। अब इनका जो प्रॉपर एजेंडा होता है उसको रिफॉर्म करवाना। एजेंडा क्या होता है? परफॉर्मा बनाना, एक फॉर्मेट बनाना, एक आउटलाइन बनाना, एक फ्रेम बनाना जो वर्क होने वाला है उसकी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड नीति आयोग बाय डिसकंटिन्यूइंग प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग ने रिप्लेस किया है किसको? प्लानिंग कमीशन को, और उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है किसकी परमिशन से? मिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी परमिशन से। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चेंज, ये बहुत बड़ा चेंज है और बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास भी है। ऑल द स्टेट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। जो सारे हमारे वेलफेयर और सोसाइटीज़ या कम्युनिटीज़ या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो वेलफेयर के काम करेगी नेशन के टुवार्ड्स में, और नीति आयोग इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इट। और नीति आयोग जो है इसका परफॉर्म करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इट इनकरेजेस कोऑपरेटिव फेडरेशन। ये क्या है? कोऑपरेटिव फेडरेशन है, या इसको क्या करती है? इनकरेज करने का, इंस्पायर करने का काम करती है। देयर आर 2 मेन पॉइंट्स इन द इंफॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो इसके फॉर्मेशन में ज़रूरी है, दैट इज़ द टीम इंडिया, हब एंड नॉलेज। एक तो क्या है? टीम इंडिया हब है ये पूरा, किसका? नॉलेज का। एंड इनोवेशंस हब है। इनोवेशंस मतलब चेंजेस करते रहना, रिफॉर्मिंग करते रहना। टीम इंडिया हब जॉइंस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या करती है? टीम इंडिया हब जो है वो ज्वाइन करती है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इनके स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस एस्टेब्लिश करती है, इनके लिए प्लानिंग करती है। नॉलेज एंड इनोवेशन क्या करते हैं? नॉलेज एंड इनोवेशन हब्स
किसकी स्ट्रेंथ है ये और कैपेसिटीज़ है थिंक टैंक की। नीति आयोग की पूरी ताकत जो है वो ये नॉलेज और इनोवेशन में है। नीति आयोग इज़ अ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरेशन। नीति आयोग क्या है? कोऑपरेशन की फेडरेशन है, मतलब इसकी नींव है और इसको कोऑपरेट करने का काम करती है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग कमीशन का जो काम इसने रिप्लेस किया है वो और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट होके आया है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से बहुत बेटर वे में वर्क करता है और इंडिया के लिए जितनी भी अचीवमेंट और ऑब्जेक्टिव्स हैं इसकी इकोनॉमिकली उनको फुलफ़िल करने का काम करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ चैप्टर इज़ completed. In the next video we will continue the SST class, but we will start a geography. Don't miss that. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching. Thank you everyone. Take care of yourself.